नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। आप देख रहे हैं वैक्सीन पर भारी ओमिक्रॉन। जी हां, कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता ने पूरे दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। इस नए वेरिएंट को कुछ महीने पहले पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन में अब तक 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बहुत तेजी से म्यूटेशन की क्षमता की वजह से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मौजूदा कोरोना वैक्सीन इस वेरिएंट पर असरदार होगी। ओमिक्रॉन पर क्यों बेअसर हो सकती है मौजूदा वैक्सीन, इसके लिए अलग से वैक्सीन की जरूरत क्यों है, इस तरह के तमाम सवालों पर आज हम बात करें। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे तेज म्यूटेशन वाला वायरस कहा जा रहा है और उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशन हो चुके हैं। दरअसल स्पाइक का प्रोटीन के जरिए वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के रास्ते को खोलता है। वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार करके शरीर को इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन की वजह से इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कारगर साबित होगी। वैक्सीन को चीन के वुहान के सामने आने वाले ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि ओमिक्रॉन का स्ट्रेन इससे एकदम अलग है और यही वजह है कि मौजूदा वैक्सीन के इस नए वेरिएंट पर बहुत कम या एकदम असर नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन के बेअसर होने की चर्चा भी है और इसी बीच ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के कम प्रभावी होने की आशंका है और चेतावनी ये भी है कि नए वेरिएंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोज के निर्माण में फार्मूलाटिक कंपनियों को महीनों लग जाते हैं। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में तेज म्यूटेशन की क्षमता की वजह से फार्मा कंपनियों को मौजूदा वैक्सीन को अगले साल मॉडिफाई करना पड़ सकता है। यानी ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन के कम प्रभावी या एकदम बेअसर होने की चर्चा के बीच इसके लिए नई वैक्सीन लाने की बातें भी शुरू हो गई है। तो ओमिक्रॉन क्या है, किस तरीके से वैक्सीन पर बेअसर हो रहा है, कितना प्रभावकारी है, यह भी बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन से आखिर दुनिया भयभीत क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ RN टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे, ओमिक्रॉन की यहाँ पर बात की जा रही है, डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन को कहा जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन किस तरीके से ज्यादा खतरनाक है डेल्टा से और आखिर दुनिया भयभीत क्यों है ओमिक्रॉन से? थैंक यू। इस समय ओमिक्रॉन के ऊपर ही सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रहा है पूरे विश्व में। इससे लोग डरे हुए हैं। रीजन सिर्फ ये है कि जो ओमिक्रॉन की जो जीनोमिक स्टडीज हुई हैं और जो जीनोमिक चेंजेस हुए हैं और जो स्पाइक प्रोटीन में इसके अंदर चेंजेस आए हैं, म्यूटेशन हुए हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग काफी समय से चर्चा में इस बारे में बात करें कि स्पाइक प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो कि वायरस को आदमी के या इंसान के शरीर की सेल में एंटर करने की में हेल्प करती है। और जो हमारी एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है इसके अंदर वायरस में, उसके वो जो है एक बहुत प्रभावी चीज है जो वायरस को इन्फेक्ट करने में मदद करती है। तो जो स्पाइक प्रोटीन की जब बात करते हैं तो जो हमारा अभी तक का सिस्टम था स्पाइक प्रोटीन का, जैसे अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं तो डेल्टा वेरिएंट में हमारा सिर्फ जो वेरिएशन आए थे स्पाइक प्रोटीन से, म्यूटेशन से, वो 2 और से 3 के बीच में थे, जबकि इसमें जो है करीबन 16 स्पाइक प्रोटीन्स में जो है म्यूटेशन दिखाई दी। तो जब स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन मिलते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय बनता है कि ये एक तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और साथ में इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। अगर हम इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करें, क्योंकि ये वायरस साउथ अफ्रीका में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ है, हालांकि खबर ये है कि ये साउथ अफ्रीका से पहले यूरोप में भी कई जगह था जो शायद रिपोर्ट नहीं हो पाया और अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका में बहुत तेजी से ये डिटेक्ट किया गया और उसको रिपोर्ट किया गया।
जबकि साउथ अफ्रीका में नंबर्स बढ़ रहे हैं इस ओमाइक्रॉन के इन्फेक्शन के। तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों की स्टडी हुई और ये पता चला कि जो हम आर वैल्यू की बात करते थे, जिसको रेप्लिकेशन वाली बात करते हैं, कि अगर लेस देन 1 होती है तो ट्रांसमिसिबिलिटी कम रहती है और ज़्यादा परेशानी नहीं होती। पर इस ओमाइक्रॉन में जो है वहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी जो है 1.7 to 1.9 के बीच में देखी गई है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से लोगों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। पर जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है कि जो साउथ अफ्रीका में देखे गए हैं और जो यहाँ पर भी देखे गए हैं केसेस, जबकि तो हिंदुस्तान में भी 2 ओमाइक्रॉन के केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं केरल में और ये बताया जा चुका है, और दोनों में ही कोई सिवियरिटी नहीं देखी गई है और दोनों ही वैक्सीनेटेड है। उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी जो है सिवियरिटी जो है इन्फेक्शन के उन सबको ज्यादा नहीं देखा गया, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हो रहे। ये जरूरी है कि यंग जनरेशन को इन्फेक्ट किया वहाँ पर, मतलब इसका यही होता है कि, और जैसे भी हम शुरू से भी बात कर रहे हैं कि जो इनइक्विटी और इनइक्वालिटी इन वैक्सीनेशन हम शुरू से देखने में मिल रही है कि कुछ देशों में तो डबल डोज की मात्रा बढ़ चुकी है, इवन बूस्टर डोज की भी बात हो रही है, और कुछ कंट्रीज में खास करके उन कंट्रीज में जहाँ पे वैक्सीनेशन का लेवल बहुत है, और ये बात शुरू से हो रही है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन कम है या जहाँ पर लोगों की कम है और उनको और ज्यादा बीमारियां हैं, वहाँ पर वायरस को मौका मिलता है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लोगों में इम्यूनिटी कम है या जो वैक्सीनेट, तो इसीलिए नया वायरस उन जगहों स्टेट होकर के सिवियरिटी के रूप में आता है जहाँ पे वैक्सीनेशन की मात्रा बहुत कम है। यानी कि इस चीज को लोगों को अच्छे से समझना है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप ओमिक्रॉन से भी अपने आप को बचा सकते। सिवियरिटी हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ओमिक्रॉन की स्पाइक प्रोटीन है वो काम करेंगी या उनके ऊपर हमारी वैक्सीन काम करेगी। हम अभी तक जो देखने में आ रहा है कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और या जिन एक डोज लगी, मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड को काफी प्रोटेक्शन है और जो सिम्टम्स अभी देखे गए हैं वो बहुत सीरियस नहीं। तो यानी कि अगर सिवियरिटी कम है तो हमें उतनी चिंता नहीं करनी, पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमने अपने आप को फुल्ली वैक्सीनेट नहीं किया, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया, जिससे हम लोग शुरू से बात करते हैं, हमारा तो कहना शुरू से ये है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी आपके चेहरे पे मास्क हर समय होना चाहिए और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना चाहिए और उन गैदरिंग पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको लोगों के वैक्सीनेशन के स्टेटस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। तो इन सब चीजों को अगर हम फॉलो करते रहेंगे और वैक्सीनेशन को बढ़ाते रहेंगे तो दुनिया में सारे की चिंता हो रही वहां पर चिंताओं की वजह से यही है कि हर जगह पे वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं लोगों के मन एक थोड़ा सा हेसिटेंसी, उस हेसिटेंसी को लोगों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि एक हफ्ते से हम 24-25 तारीख के ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं विश्व भर में, तो इंडिया में भी जो डाटा आ रहा है कि वैक्सीनेशन का सडनली सेकेंड डोज जो है मात्रा बढ़ गई है, तो आने लगे हैं आगे कि सेकेंड डोज लगाया जाए। सबको अब पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी है कि हर जगह सेकेंड डोज वैक्सीनेशन कराना कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप सब चाहेंगे, और साथ में आपको कोरोना बिहेवियर को फॉलो करना है। हालांकि जो रिच कंट्रीज हैं वो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, खास करके सीनियर और जो लोग हेल्थ वर्कर्स के लिए और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं जिनकी वहाँ पे बूस्टर डोज की बात हो रही है, परंतु बूस्टर डोज के लिए आपको एक्स्ट्रा वैक्सीन बिल्कुल बिल्कुल एक बात शुरू से बड़ी क्लियर है कि अगर हमारा वैक्सीनेशन वर्ल्ड का 70, हम वर्ल्ड की बात करें इंडिया की नहीं, 70% हो जाता है तभी हम इस पेंडेमिक खत्म कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर भी बिल्कुल टंडन जी वहाँ पे और विश्व भर के लिए जो है समस्या खड़ी होती है। तो विश्व की तरफ से, हर कंट्री की तरफ से ये एफर्ट होना चाहिए कि नॉन वैक्सीनेटेड कंट्रीज उनके अंदर वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेरिएंट से माना जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर करण पिपरे भी है। करण सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए पुराने वेरिएंट की, यानी डेल्टा सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक ये जो नया वेरिएंट है इसे माना जा रहा है, कैसे देखें इसे?
देखिए, मैं भी करीब 5-6 दिन से पूरा टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में लोगों के, डॉक्टरों के, एक्सपर्ट, हेल्थ मिनिस्टर और दिल्ली के, बॉम्बे, अमेरिका, सबके मैंने भी देखा टेलीविजन में। इसका जो एक अनुभव हुआ है अभी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले 2 साल में कई बार ये बताया कि हमारे रायपुर एम्स में जो पहला केस आया था 17 मार्च 2020 में, और उसके बाद से जो लगभग 1 महीने तक तो कोई भी मरीज नहीं आया, 1.5 महीने तक कोई मरीज नहीं आया था, क्या बोलते हैं, कोई भी मरीज की डेथ नहीं हुई थी। तो उसकी सीवियरिटी उस समय जो पहली बार कोविड-19 आया था उसका जो एक्सपीरियंस हुआ, हम लोगों ने 1000 बेड तक और वेंटिलेटर्स ये सब लगा करके रखे थे और सब अच्छे हो करके जा रहे थे और ज्यादा डेथ नहीं हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस भी किया था उन्होंने कि एम्स रायपुर नहीं होता तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती, इतनी अच्छी व्यवस्था है वहां पे, रख रखाव, आईसीयू, वेंटिलेटर, सब कुछ। तो वो वायरस को जो डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने और वायरोलॉजिस्ट ने जो पहचान किया है, जो हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ उस समय कि ये इतना घातक नहीं है, ये जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसी को हमला करता, मारता, वेंटिलेटर में डालता है। तो अब फिर उसके बाद से पहली लहर खत्म हुई, लोग अच्छे हुए। दूसरी लहर में भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस देखा कि लगभग 1.5% लोगों की जो मौत हुई है और बाकी लोग अच्छे होने लगे। फिर जो असर हमारे वैक्सीनेशन से हुआ, लगभग 1 अरब 20-25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है, और जो कोवैक्सीन है और दूसरे वैक्सीन जितने भी लगे हैं देश में लोगों को, उससे उनकी जो इम्यूनिटी बूस्टअप हुई है और जो रोकथाम और सावधानियां बरती जा रही हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे को 26 नवंबर 2021 से जो WHO ने जो डिसिग्नेटेड वायरस का नाम जो B11529 और उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, और लोग बाग ओमाइक्रॉन से मतलब उतने भयभीत नहीं हुए हैं, क्योंकि जहां से आया है ये, और हमारे देश में भी बेंगलोर में जो 2 लोग आए और उससे किसी प्रकार से ना उनको सीवियरिटी हुई, ना मौत हुई, ना वेंटिलेटर में गए और ना और फैला भी नहीं, उसका ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ। तो जो करंट नॉलेज हमारा ये बोलता है अबाउट द ओमाइक्रॉन के लिए कि हमको इससे भयभीत नहीं होना, लेकिन हमको वैक्सीनेशन पूरे जो सेकेंड डोज जिनको नहीं लगी है, 40 से 50% लोगों को लगी सेकेंड डोज, बाकी लोगों को लगनी है, और 10-20% लोगों को जो दूसरी दोनों डोज लगनी है वो लगवाना बहुत ही जरूरी है और सावधानी बरतना जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो नॉलेज हम लोगों को हुआ है, 2 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या उसके बिहेवियर को जानने के लिए, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को जानने के लिए, सीवियरिटी को जानने के लिए। और साउथ अफ्रीका के बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा भी है कि इसकी जो ट्रांसमिशन की जो रेट है वो अभी क्लियर नहीं हुई है। हाँ, अभी इसका इन्फेक्शन की जो रेट है ट्रांसमिशन की है, ये अभी क्लियर नहीं हुई है, कैसे फैलेगा, कितना गंभीर होगा। ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा से ज्यादा वो है, अभी इसका कोई आंकड़ा अभी आया नहीं है, रिसर्च नहीं हुई है, तो मनगढ़ंत हम कुछ भी नहीं बता सकते इसमें। लेकिन इतना बता सकते हैं कि वेरिएंट है, और अगर किसी को पॉजिटिव निकला है और जब तक उसमें सीरियसनेस नहीं आएगा, उसमें कोई डेथ नहीं होगी, हम इसको अभी कुछ नहीं कह सकते। पूरा विश्व सुरक्षित होते जा रहा है वैक्सीनेशन से, और बचाव के जो साधन उपलब्ध है, मास्क लगा रहे हैं, सफाई, सुरक्षात्मक तौर पे लोग बाग रहते हैं, डिस्टेंस अभी भी बनाते हैं, ये सबका पालन करना बहुत जरूरी है। सीवियरिटी का भी जो डिसीज का, इन्फेक्शन का वो माइक्रोन की जो वो बताया है, इसका भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यदि ये घातक होता तो इंडिया में आए हुए 2 लोगों से कई लोगों को पॉजिटिव निकलता, इन्फेक्शन होता और भर्ती होते, वेंटिलेटर में जाते, मौतें होती। तो ये कोरोना 19 वायरस का वेरिएंट जरूर है, साइंटिफिक तौर पर उसको नाम भी दिया गया है, इसकी आईडी भी बन गई है, लेकिन अभी ये इतना घातक नहीं है। हम देशवासियों को इससे बचाव करना है, घबराना नहीं है, मास्क लगाते रहना है। अच्छा, इसका जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीनेशन का, WHO खुद ही कह रहा है कि बहुत अच्छा पावरफुल वैक्सीनेशन हुआ है, और इसका जो अभी PCR रिपोर्ट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह जो है
वो कंटिन्यू करते जाएं। कोई भी बुखार का पेशेंट आता है उसकी जांच होकर के क्लियर होना चाहिए और उसका वेरिएंट का नमूने का जो जांच होती है उसमें वेरिएंट का भी पता लगाना जरूरी है। बिल्कुल। स्टडीज बहुत होनी है अभी। हेलो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। स्टडीज अंडर वे हैं। जब तक के स्टडी होकर के और जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं रिसर्चर, साइंटिस्ट, WHO को, और हमारे हिंदुस्तान के लोग भी अभी जो 2 पॉजिटिव हुए हैं, तो मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये बताया गया है, जानकारी भी दी गई है, बिल्कुल, करण चर्चा सर। भी हो रही है। बिल्कुल। इससे हमारे बचाव के साधन बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी घातक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जितने भी केस आए हुए हैं, और हमारे यहाँ तो 2 ही आए हैं, और अभी तक टेस्टिंग में भी उतने बढ़े नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल करण सर, और मतलब हमारे पूरे देश को बिल्कुल वैक्सीनेशन जो लग चुके हैं उससे हमारा देश सुरक्षित भी है। तो ये हम ना भूलें कि हमें बचाव तो करना है, सावधान भी रहना है, वैक्सीनेशन भी लगवाना है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। टंडन सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना के नए वेरिएंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ओमिक्रॉन के खिलाफ जो मौजूदा वैक्सीन है वो बेअसर हो सकती है, ऐसी भी आशंकाएं कहीं ना कहीं जताई जा रही है, कितनी सत्यता है इसमें? नहीं मानता, इस पर विश्वास नहीं करता। मैं समझता हूं कि अभी आपको इस पे शंका भी नहीं करना चाहिए। वैक्सीन जो लगा है बेअसर के लिए मैं इस पे अभी कुछ भी नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, डॉक्टर टंडन साहब बताएंगे, टंडन साहब बताएंगे। जी जहाँ तक हम वैक्सीन की बात करते हैं, हम लोग शुरू से एक बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वैक्सीन का जो इमीडिएट इफेक्ट है, जो एंटीबॉडीज पैदा होती है, उनका काम होता है कि स्पाइक प्रोटीन्स पे और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के ऊपर असर करती हैं। एंटीबॉडीज के लेवल्स हम लोगों को शुरू हैं, लोगों को परेशान करते हैं कि ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, और लोग उसमें चिंता करने लगते हैं। पर हमने कभी भी जो सेलुलर इम्यूनिटी है, यानी कि टी सेल और बी सेल की जो इम्यूनिटी होती है, उसके बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होते, जबकि हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो दोनों तरह से चलती है। एक होती है कि इमीडिएट एंटीबॉडीज के जरिए, दूसरी सेलुलर इम्यूनिटी। और सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो हर किस्म की परेशानियों से आपको बचाने में मदद करेगी। और सेलुलर इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है आफ्टर वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन के बाद, उसका असर दिखाई दे रहा है कि सबको इतने वेरिएंट्स आए हैं, उनकी सिवियरिटी जो है वो कम हुई है। इवन डेल्टा वेरिएंट जो आया था उस समय भी ये बात हो रही थी कि वैक्सीन और इन्फेक्शन कितना इसको रोकने में समर्थ होंगे या नहीं होंगे। पर एनालिसिस में ये आया है कि जिसको वैक्सीन लगी हुई थी उसको इन्फेक्शन बहुत माइल्ड हुआ, सिवियर नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, और डेथ्स भी बहुत कम हुई। और जहाँ भी हुई वहाँ पे उनका या तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक था या उनको एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज थी। तो हमको हर चीज को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी वैक्सीन लगी हैं और जो उनकी सेलुलर इम्यूनिटी हमारे शरीर में डेवलप हुई है, वो मौजूदा इन्फेक्शन और वेरिएंट्स में हमें जरूर कुछ ना कुछ मदद करती जाएगी और हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो हमें वैक्सीन को लेके चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर समय हर जगह पूरे विश्व में इस समय वैक्सीनेशन को रैंप अप करने की बात चल रही है। अगर हम चाहे बूस्टर डोज की भी बात करें, अगर कोई भी बूस्टर डोज लगवा रहा है वैक्सीन को ओमिक्रॉन से बचने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें इस बात में पूरी तरह से आस्था है कि जो वैक्सीन है वो इस वेरिएंट को भी समाप्त करने में मदद करेगी। यानी कि हमारी वैक्सीनेशन का जो है असर रहेगा। हम इसको विद श्योरिटी, सर्टेनिटी तभी कह पाएंगे जब हमारे पास हर चीज की साइंटिफिक स्टडीज होंगी, और साइंटिफिक स्टडीज के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है। तो मौजूदा हालातों को देखते हुए हमें ये मान के चलना है कि हमें वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है। जिन्हें नहीं लगी है उनको लगवाना है, जिनकी दूसरी डोज ड्यू है वो लगवाएं। और लोगों में इस तरीके की धारणा आ चुकी है कि उन्हें सेकेंड डोज अपनी जल्दी लगवानी है, और हर जगह नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ रहा है। तो ये वैक्सीन कहीं ना कहीं आपको इस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी और आपकी सिवियरिटी और सीरियसनेस को कम करेगी। और ये बार बार देखा जा रहा है, बार बार की जा रही है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन कंप्लीट यानी कि 2 डोज लग चुके हैं, उनको ये इन्फेक्शन ओमिक्रॉन का हुआ है, तो डिजीज सीवियर नहीं है। और ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि जहां भी इन्फेक्शन हो रहे हैं
विश्व के करीबन 29 से 56 कंट्रीज के बीच में इस तरीके के इन्फेक्शन पाए जा चुके हैं। पर सीवियरिटी की जब बात होती है या मोर्टेलिटी की बात होती है तो कहीं से भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। ये इन्फेक्शन सीवियर नहीं हो रहा है, यानी कि परेशान नहीं कर रहा है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि यंगस्टर्स को ये देखा जा रहा है कि उनमें भी हो रहा है। तो हमें हर चीज़ का ख़्याल करना है। उन फैमिलीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है जिनके यहाँ बच्चे हैं, कि उनकी सारी फैमिली के लोग जो हैं वो डबली वैक्सीनेटेड होने, यानी कि दोनों वैक्सीन लग चुकी होनी चाहिए और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरा तरह से फ़ॉलो करना है। तो हमारे यहाँ अभी भी अंडर 18 की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा ज़िम्मा जो है घर के बड़े बुजुर्गों को, उनके माता-पिताओं को है, जिनको डबल वैक्सीनेशन को कराना ज़रूरी है। तो अपने दिमाग से सब लोग इस चीज़ को निकाल दें कि वैक्सीन असरदार है या नहीं है। इसकी एनालिसिस होने में बहुत समय लगेगा। हम आज मान के चलेंगे कि ये वैक्सीन हमें 100% आपको सीवियरिटी से बचाने में मदद करेगी और आपकी जो यंग जनरेशन है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी अगर आप इन्फेक्शन लेके बाहर से नहीं हो। यानी कि हर चीज़ को फ़ॉलो करना है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूरी है, अननेसेसरी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ और जाएँगे तो आपका मास्क और डबल मास्क होना ये बहुत ज़रूरी है। हम शुरू से एक बारे में बात कर रहे हैं कि कपड़े पहनने के साथ में मास्क आपका जुड़ा होना चाहिए। अगर आप शर्ट पहन रहे हो, तो मास्क पहले आपके चेहरे पे आ जाए, फिर शर्ट पहनें। अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो ये ओमिक्रॉन या और दूसरे वेरिएंट्स आएँगे, उनसे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग शुरू से यही डिस्कशन कर रहे हैं कि वेरिएंट्स आएँगे, म्यूटेशंस होंगे, क्योंकि डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वायरस को जहाँ भी सर्वाइव करने का मौका लग रहा है, वो म्यूटेट कर रहा है और फुल लड़ाई लड़ रहा है। उसी का नतीजा है ये ओमिक्रॉन जो 30 म्यूटेशन है। हमें हर समझना है कि डरना है और हम सब बंद फॉलो ना करें। डरने की जरूरत नहीं है। हर शख्स आपकी मदद करने लगा हुआ है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट भी ट्राई करेगी कि वैक्सीन आपको बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलती जाए, पर आपको लगवाना पड़ेगी वैक्सीन। बिल्कुल अपनी टंडन डबल जी, डोज कीजिए और आपकी फिर बात लीजिए। बिल्कुल समझ में आ गई है। वैक्सीन को लेकर वैक्सीन तो हमें लगवानी पड़ेगी, इसके साथ ही जो हमारे और भी चीजें हैं जिनसे बचाव यहाँ पर हो सकता है, उनकी भी यहाँ पर जरूरत है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे वैक्सीन पर भारी ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है और इस वेरिएंट ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इससे बचाव के क्या उपाय हमें करने हैं और किस तरीके से इससे निपटना है। इसके लिए सिर्फ यही है जिस तरीके से हम हर वेरिएंट से निपटते आए हैं, हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करना है और जागरूक रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।